Okay. Anybody else? Those who, yeah, got it. Janvi, Gayatri. Great. Welcome, welcome you all people. And I have recorded all the lectures of yesterday also, and I will be sharing it in the group. You can have a look into that. So as I was talking about, not for profit organizations today. So business can be categorized as trading organization. Hey, Mr. Vipin Kanodia, you have to stop presenting Mida. So business organizations can be broadly classified as trading organization and non-trading organizations. Trading organizations are those organizations which are involved in the activity of buying and selling of goods. जो सामान खरीदते बेचते हैं उनको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. एंड दोज जहां पर हम पैसा देके हमको सर्विसेज मिलता है दे आर कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. नॉन ट्रेडिंग में दो बातें हो सकती है, एक कमर्शियल और एक चैरिटेबल. कमर्शियल यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है, जैसे कोचिंग क्लासेस. फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, दीज आर कमिंग अंडर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि द इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट्स. देन वी हैव चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर सेवा भावी संस्था होता है और ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Why do we need to understand this particular logic is because for all the organization the expenses part remain the same. Please understand and concentrate carefully. खर्चे की मैं बात करूं तो ट्रेडिंग हो या नॉन ट्रेडिंग, कमर्शियल हो या चैरिटेबल, ये सारे खर्चे सेम होते हैं. सैलरी आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आता है, रिफ्रेशमेंट आता है, इंश्योरेंस आता है, इंटरेस्ट आता है, कमीशन आता है. मतलब खर्चा अगर आप देखोगे तो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम. लेकिन इनकम की बात करें तो ये अपने आप में अलग हो जाता है. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला क्लासेस बोला या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बोला, तो यहाँ पर इन लोगों को जो मिलता है दैट इज फीस फ्रॉम द कस्टमर्स. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है इनकम मेरे दोस्तों? व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ? Yes, Prajakta is more correct. That is donations. Subscriptions बाद में आता है, बट मैं एनपीओ के बारे में अगर मैं बात करूं तो द मेजर सोर्स ऑफ इनकम कम्स इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस. सो द सेम वर्ड डोनेशंस व्हेन वी लुक एट ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस को भी डोनेशन मिलता है लेकिन वो ट्रस्ट को, वो एनपीओ को मिलता है. द Okay, sorry. Somebody must have muted. मेरा screen दूसरा चालू है, so I can't see that. If something happens, please do let me know. Yeah. Depending upon the nature of organization. Avishkar? Avishkar, are you there? गलती से हो गया रहेगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ. सो अगर हम लोग बात करें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई सेड द एक्सपेंसेस रिमेन्स द सेम. However, the incomes of each organization changes from
time to time. So it is very important that we understand what are the expenses and what are the incomes to prepare final accounts of a non-for-profit organization. Classification of incomes and expenses are is very important. इस चैप्टर में यही सबसे इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। मालूम होना चाहिए कि हमारा इनकम का नेचर क्या है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग incomes and expenses can be classified into two categories. We talk about incomes and expenses can be broadly classified as capital income and revenue income. Capital expenditure and revenue expenditure. ये क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इधर ही पूरा चैप्टर तुम लोगों का जो है ये आगे जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द थिंग्स इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव। आप इसको परफेक्टली समझ लो, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। What is capital and what is revenue? We will be spending some time to understand the nature of expenses. So classification of expenses. As I said, we can have either capital expenditure or revenue expenditure. Now, what is a capital expenditure? What is a revenue expenditure? You need to know that, very very important. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रोल क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलता है? दोज एक्सपेंसेस which are incurred only once or a very few times during the life of the business are called as capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो सारे खर्चे जो बिजनेस में एक बार या एक आधा और बाद में अगर कोई खर्चा होता रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं what we call as capital expenditure. And those expenses which are incurred regularly in the daily course of the business are called as revenue expenditure. डेफिनेशन बोलता है जो खर्चा बार बार होते रहता है वो खर्चे को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिक डेफिनेशन सब लोगों को समझा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में? एनी डाउट्स इन द डेफिनेशन? अब वो खर्चा जो बिजनेस में एक ही बार होता है या कभी तो भी एक बार होता है, तो क्या होता है? बेसिकली दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. Such expenses are नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग म्हणजे वारंवार नाही होत. Whereas रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करें तो उसका फीचर है सच एक्सपेंसेस डेली कोर्स में होने वाला है, मतलब दे आर रिकरिंग इन नेचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो सच एक्सपेंसेस आर incurred because it is incurred only once or a very few times. So such expenses are
huge. Such expenses are comparatively smaller. Revenue expenditure का जो रहता है वो smaller in amount होता है, ठीक है. इसका benefit जो है naturally is derived for a long period of time. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे तो द बेनिफिट इज डिराइव्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. The effect of such expenses can be seen in balance sheet. कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर हम लोग सोचे तो उसका जो इफेक्ट है कहाँ दिखेगा, वो हमेशा बैलेंस शीट में दिखेगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस कैन बी सीन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. समझ जाने का कि जो भी आइटम्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा आप लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो वो सब कैपिटल. तो क्या होता है उसमें, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एसेट्स और रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. दो बातें होती हैं. एक, एसेट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है. जैसे आपके पास मशीनरी है, आपने और मशीनरी खरीदा तो इट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा. या आपने बैंक लोन का रिपेमेंट कर दिया तो आपका नेचुरली लायबिलिटी कम होगा. दोनों में से जो होता रहेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट इज ऑलवेज सीन ऑन द डेबिट साइड. एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस. तो बहुत सिंपल है. जितने आइटम्स आप लोगों ने देखे हुए हैं तो सारे के सारे, वेजेस होने दो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होने दो, इंश्योरेंस होने दो, कमीशन पेड होने दो, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रहेगा, रिफ्रेशमेंट रहेगा, एवरीथिंग दैट विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बोलो सब लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लैरिटी मिला क्या? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर का जान यही है. नेचुरली इसके आगे जो मैं बात करने वाला हूँ एग्जैक्टली ऑपोजिट इनकम्स के बारे में रहेगा, बट देन दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड all the incomes and expenses of our not for profit organization. Okay, classification of incomes. I talk about classification of incomes. Friends, again, income can be broadly classified as capital income and revenue income. Income is also called as the word receipt. So we can sometimes call it as capital income or capital receipt, revenue income or revenue receipt. Receipt यानी पैसा आता है. Those incomes which are received only once or a very few times during the life of the business are called as capital income और capital receipt. वो जो पैसा हम लोगों को साल में एक बार, या साल में बोलता हूँ कभी तो भी एक बार, ठीक है, या maximum 2-3 times during the life of the business, they are called as capital income, capital receipt. Those incomes which are received regularly during the normal course of the business are called as revenue receipt or revenue income. Now if I ask you any what is called as revenue income you know of, please put it up. या एग्जाम्पल्स आप लिखो तो क्या एग्जाम्पल लिखोगे आप? एनी रेवेन्यू इनकम दैट यू नो.
Please write some examples. बाप रे ऋषिकेश दुबे, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपका इनकम नहीं है बेटा, इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर। आपका पैसा जाता है आपके जेब से, आप इन्वेस्ट करोगे तो। आई एम टॉकिंग इन जनरल। आप चैप्टर के अंदर आ गए हो तो वेल एंड गुड, सब्सक्रिप्शन ओके, बट जनरली या सेल ऑफ टिकट्स ऑफ ए कंसर्ट, एडमिशन फीस, मेंबरशिप फीस, स्कीम फीस क्या होता है श्वेता? डिविडेंड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो इन जनरल, ठीक है, आप लोगों को पहला बेसिक मालूम होना चाहिए, बाद में हम लोग चैप्टर में आ जाएंगे और समझेंगे, ठीक है। सच इनकम आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ओके, टर्म फीस इज फाइन। नेचर समझ लो, अभी मैं चैप्टर में घुसा ही नहीं हूँ, मैं बिना चैप्टर में गए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सच इनकम्स आर रिकरिंग इन नेचर। हाँ, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन जो P&L अकाउंट के क्रेडिट में आता है, वो सारे के सारे रेवेन्यू रिसीव होते हैं, ठीक है। तो सच इनकम्स आर नॉन रिकरिंग, एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये है, ध्यान रखेंगे तो इफेक्ट ऑफ सच इनकम। अच्छा, एनी कैपिटल इनकम दैट यू कैन टेल मी अबाउट? जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, एनपीओ के बारे में नहीं, जनरल बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। द इफेक्ट ऑफ सच इनकम्स कैन बी सीन इन बैलेंस शीट। कैपिटल इनकम का एग्जांपल, रेवेन्यू का, द बेनिफिट ऑफ सच इनकम्स कैन बी, यस वेरी गुड प्रिंस पांडे, सीन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस वेरी गुड। नहीं, सैलरी क्या लिख रहे गायत्री? आई एम आस्किंग कैपिटल इनकम नाउ। ड्यू टू कैपिटल इनकम there will be increase in the liability or decrease in the asset। इसीलिए सेल ऑफ एन एसेट इज ए कैपिटल इनकम, क्योंकि उसकी वजह से एसेट क्या होता है? इट इज ऑलवेज reducing। The revenue income will be shown on trading and profit and loss account credit side. These are some of the most important things that you have to understand and keep in mind. Capital expenditure, capital income, revenue expenditure, revenue income। ये चारों वर्ड्स क्या आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गया क्या? क्या इंश्योरेंस क्लेम कैन बी सेट एज अ रेवेन्यू कैपिटल इनकम? ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, जो बेसिक जो जहां पर है, आप अगर उसको नहीं समझोगे तो फिर वो गड़बड़। We move ahead. Now we come to the main chapter. We have first understood what is an NPO. सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझ के लिया? एनपीओ क्या है? एनपीओ आर बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सारे सेवा भावी संस्था। फिर हम लोगों ने इनकम एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा समझ के लिया कि एक्सपेंसेस तो वैसे तो सेम रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कुछ भी हो, बदलता है वो इनकम, ठीक है। फिर हमने एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में बात किया। अब मैं बात कर रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ इंक्लूड्स। क्या बनाते हैं हम लोग? नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स बोला तो तीन चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन याद रखना, एनपीओ कौन से कैटेगरी में आया था? एनपीओ आया था सर्विस इंडस्ट्री, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आया था। तो इधर तो कोई ट्रेड होने का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर कोई गुड्स नहीं रहेगा। गुड्स नहीं रहेगा बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट फिलहाल बनाने का जरूरत नहीं है। सेकेंडली, वी आर टॉकिंग अबाउट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। यहाँ पर कोई फायदा नुकसान के लिए नहीं करता है। वी डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट we prepare an account which is very similar to that particular profit and loss account, and that is called as income
income and expenditure account. Yes, my dear friends, you need to understand why is this not called as profit and loss account. The reason is very simple. इसको profit and loss क्योंकि यहाँ पर कोई फायदा नुकसान का बात ही नहीं हो रहा. We are not doing any profit or any loss. We are either earning income or spending our expenses. So that is income and expenditure account. And second one, as usual, to know the financial position, we prepare balance sheet. So अगर मैं income and expenditure account की बात करूँ, तो if I talk about income and expenditure account, याद रखना income and expenditure account. So the income and expenditure account records revenue, income and revenue expenses of the not-for-profit organization. Please understand, revenue, okay, that too which are related to the current year only. The balancing figure of NPO is called as, अभी प्रॉफिट लॉस नहीं बोलने का बोला है तो उसको बोलते हैं सरप्लस और डेफिसिट. सरप्लस इज लाइक प्रॉफिट एंड डेफिसिट इज लाइक लॉस. क्योंकि यहाँ पर कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा, हमने नाम ही P&L अकाउंट नहीं दिया. सरप्लस यानी ज्यादा इनकम हो गया, प्रॉफिट के जैसा फिगर को सरप्लस बोलते हैं, और नुकसान हो गया तो उसको डेफिसिट शब्द दिया जाता है. सरप्लस और डेफिसिट क्या करते हैं, इज एडजस्टेड इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड. व्हाट इज कैपिटल फंड सवाल उठता है. कैपिटल फंड इट इज ए फंड contributed by the members of not for profit organization. It will be shown on, ना लिख के दिखाते हो, बैलेंस शीट लाइक दिस. कैपिटल फंड क्या है? बिकॉज एनपीओ बेसिकली इट इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स. कुछ लोग होते हैं जो लोग मिलके ये शो चलाते हैं, तो उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहता है स्टार्टिंग में, जैसा सोल ट्रेडर है तो सोल ट्रेडर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. यहाँ पर सब लोग जमा कर रहे हैं इसलिए उसको नाम है कैपिटल फंड. फंड बेसिकली मीन्स पूलिंग ऑफ द फंड्स. जहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा होता है उसको हम लोग फंड बोलते हैं. एंड एज यूजुअल बैलेंस शीट के बारे में बात करने जाओ तो बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स नॉर्मल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है. बैलेंस शीट is a statement showing the financial position of the business on the last day of the year. It records, what does it record? Assets and liabilities of the business. अभी आपको पता है, हमने पहले भी बात किया था, अभी वापस एक बार बताता हूँ. द इनकम्स ऑफ अ एनपीओ, अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, इफ वी टॉक अबाउट इनकम ऑफ एनपीओ, तो इनकम ऑफ एनपीओ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. एक एनपीओ क्या क्या कमाता है, क्या क्या इनकम्स एक एनपीओ को मिल सकता है, तो उसमें सबसे पहला आता है, क्या आता है सबसे पहला फ्रेंड्स? व्हाट इज द फर्स्ट मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ? दैट इज सब्सक्रिप्शन. यस, नाउ वी हर टाइम आपको यू हैव टू बी केयरफुल. द मंथली or annual fees paid by the members of NPO is called as subscription.
क्योंकि ये मंथली या एनुअल फीस है, ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों कि ये हमारे लिए इट विल बी अ विच टाइप ऑफ इनकम, इट इज अ रेवेन्यू इनकम। उनका इनकम है रेवेन्यू इनकम, नो डाउट अबाउट दैट, एंड हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड। कहाँ रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू बोला तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को मैक्सिमम डाउट जो रहता है वो सब्सक्रिप्शंस में ही रहता है। सब्सक्रिप्शंस में क्या क्या डाउट आ सकता है, अगर हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें, सिंपल, दिमाग एकदम क्लियर रखो मेरे दोस्तों, एकदम इजी है, कोई भी टफ पार्ट नहीं है इसमें। मैं आप लोगों को आज एक दूसरे तरीके से सब्सक्रिप्शन सिखाने वाला हूँ, हम लोग ये रेगुलर लेक्चर में नहीं करते। सो अगर हम लोग एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इमेजिन करें, समझो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, मेरे दोस्तों सब्सक्रिप्शंस का एक ही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। क्या है वो? बाय सब्सक्रिप्शंस। वो सब्सक्रिप्शंस रहेगा जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसमें आपको क्या करना है ध्यान में रख लेना, हमेशा ऐड करंट ईयर रिसीवेबल, साल का जो पैसा मिलने का है, यहाँ पर मैं इन जनरल बोलना चाहता हूँ, कभी भी याद रख लेना, इनकम अगर मिलना बाकी है तो उसको शब्द है रिसीवेबल। अब बहुत सारे जगहों पर इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक इसको यूज किया गया वर्ड है आउटस्टैंडिंग। अगर आप आउटस्टैंडिंग लिखते हो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप खुद इसमें सेकेंड इफेक्ट के वक्त कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अपने दिमाग में इतना बार, भले ही वो फाइनल अकाउंट्स हो, रिटायरमेंट डेथ हो, एडमिशन हो, डिसोल्यूशन हो, कहीं पर भी आउटस्टैंडिंग आया तो अपन ने लाइबिलिटीज में ही लिखा है। तो आपके माइंड को ट्रेन करना कि ये आउटस्टैंडिंग एसेट्स में जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं वो आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं बोलता हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट्स लोगों को मैंने ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है, यू हैव टू यूज द वर्ड रिसीवेबल। Expenses are outstanding, incomes are receivable. Please understand this logic. Expenses are outstanding, incomes are receivable, means the same. But receivable में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि ये मेरे को मिलने वाला पैसा है, तो सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, सबको समझा क्या? यस। तो करंट ईयर का रिसीवेबल ऐड हो जाएगा। वैसे ही अगर हमको करंट ईयर में वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, यानी अगर अगले साल का पैसा ये साल मिल जाता है तो वो अमाउंट लेस हो जाएगा। देखो लॉजिक समझ लो, लॉजिक बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों। करंट ईयर का रहेगा ना, करंट ईयर का वो ऐड होगा, करंट ईयर ये हमेशा ऐड होगा। अगर वो लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर का होगा तो लेस होगा, बस इतना याद रखो। अब सब्सक्रिप्शन मुझे अगले साल का मिल रहा है, अगले साल का मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का है, वो इस साल का नहीं है, इसीलिए लेस हो जाएगा। वैसे ही अगर लास्ट ईयर का अपने को ये साल पैसा मिला तो दैट इज लास्ट ईयर रिसीवेबल। अब लास्ट ईयर का है, वो इस साल मिला तो उसको नेचुरली हम लोग लेस कर देंगे। और अगर पिछला साल एडवांस मिला है, अगर पिछला साल एडवांस मिला है मेरे दोस्तों, तो इट इज फॉर द करंट ईयर, इसीलिए वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल जो एडवांस में मिला दैट इज फॉर द करंट ईयर। बोलो क्या लॉजिक बोला मैंने,
सब लोगों को समझ में आया क्या? यही है, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन में और कुछ है ही नहीं। हाँ, देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हमेशा अपने को इतना सब लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग करंट ईयर का अमाउंट अपने को अलग से दे देते और एडजस्टमेंट में करंट ईयर का रिसीवेबल देते। तो बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ पहला ही पार्ट यूज होता है, बाय सब्सक्रिप्शन एड करंट ईयर रिसीवेबल, इतना ही यूज होता है। आगे आगे चल के एडवांस क्वेश्चन करते करते ये सब आता है, जहाँ पर बॉक्स वाला एडजस्टमेंट आता है, तो ये टेबल बना देने का। रिसीवेबल का हमेशा सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, रिसीवेबल ऑलवेज विल बी shown on balance sheet asset side। अब करंट ईयर का रहेगा तो करंट ईयर, और लास्ट ईयर का रहेगा तो लास्ट ईयर, और रिसीव्ड इन एडवांस आएगा तो हमेशा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? एनीबडी हैविंग एनी डाउट, यू कैन लेट मी नो अबाउट द सेम। Yes, Avnish Prajapati, you have raised your hand. Any doubts you have? जिनको डाउट है उन लोगों ने पूछ सकते हैं। एकदम सिंपल है मेरे दोस्तों, कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो ही उधर गड़बड़ होता है। बस सब्सक्रिप्शन अगर निकल गए तो अगला मेजर आइटम आता है, वो है एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस के साथ यू कैन से मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, या देयर कैन सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन कम अलग अलग नाम से। एडमिशन फीस आता है कभी, so we can have different kinds of things. Now, such items are having nature of capital as well as revenue। क्योंकि एक ही बार एक मेंबर एक बार पैसा भरता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से देखोगे तो ये रेगुलर मिलते रहता है, तो इट हैज नेचर ऑफ बोथ कैपिटल और रेवेन्यू फॉर एकेडमिक पर्पस। It is given in adjustments the extent of capital और रेवेन्यू। ज्यादातर क्वेश्चन में देखोगे तो लोग बोलते हैं 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, 40% इज टू बी रेवेन्यू। जो भी रहेगा अगर बोल दिया तो वो फॉलो करना है। कैपिटलाइज्ड बोला है तो ऐड टू कैपिटल फंड, और रेवेन्यू बोला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। लेकिन प्रॉब्लम आता है, हाउएवर इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर कुछ भी नहीं बोला है, देन इट इज assumed that such fees received are capital in nature। अब ये मैं assume करता हूँ दोस्तों, अब तुम में से कई सारे जगह से लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपके टीचर ने रेवेन्यू सिखाया तो आप वही फॉलो करो, डोंट चेंज बिकॉज ऑफ मी। मैं बोलने के पीछे मैं कारण क्या है वो बोलता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। एंड हेंस इट इज टू बी एडेड टू capital fund। See, the purpose of this revision is not to confuse but to enhance your knowledge। ये आइटम्स का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इसको रेवेन्यू ही मानना चाहिए, इसको कैपिटल ही मानना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और अगला इनकम जो आने वाला है ये, इसकी वजह से मैं पहला इनकम को चेंज करता हूँ। अगला है डोनेशंस। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशंस, आप मेरे को बताओ रेवेन्यू होगा कि कैपिटल होगा? डोनेशंस को आप रेवेन्यू इनकम मानोगे कि कैपिटल इनकम मानोगे? मानसी मात्रे से इस कैपिटल, प्रिया पांडे से इस कैपिटल, गायत्री कुलकर्णी से इस कैपिटल, ओके, देविका कर अगेन से इस कैपिटल। सब लोगों को लगता है कैपिटल इनकम है, बट मुझे लगता है कि ये रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि आप लोगों को याद रहेगा तो जब मैं आपको रेवेन्यू इनकम का एग्जांपल एनपीओ के लिए पूछ रहा था, तब आप लोगों ने मेरे को बोला कि इट इज रेवेन्यू।
एनपीओ को डोनेशन मिलना, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि डोनेशंस को मैंने रेवेन्यू माना है, इसीलिए एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस को मैं कैपिटल मानता हूँ। I repeat my words. I'm not talking about anybody else. I don't want to confuse you. The basic is the same. The logic is the same. आपको जो किया है, आपने जो अभी तक जो किया है, वो आप लोगों को करना है। सूरज, एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो अपना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। अपना दिमाग तभी लगाने का जब एडजस्टमेंट साइलेंट होता है। सो फॉर ANPO, donations are considered as revenue income and hence it is always credited to income and expenditure account. However, if specific donations are given, what is specific donations? For example, donation for building fund, या donations for library fund, specific दिया हुआ है, then it will be a capital income. स्पेसिफिक दिया रहेगा तो कैपिटल इनकम एंड इट मस्ट बी शोन ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूजन मत रखो। डोनेशंस एनपीओ का रेगुलर इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, इसीलिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखते हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड एज जनरल डोनेशन। क्या नाम है इसका? जनरल डोनेशन। कुछ भी नहीं, सिर्फ बाय डोनेशन दिया तो रेवेन्यू, तो बाय एंट्रेंस फीस दिया और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम लोगों को उसको कैपिटल इनकम मान के ऐड टू कैपिटल फंड करना है। बस यही गड़बड़ का जगह है दोस्तों। यहाँ से आप बाहर निकल गए तो आपका पूरा चैप्टर इजी है। Anybody wants any special explanation, any doubts, you can ask now. Shall I proceed further? Okay, now we have to learn one very important thing here again, that is something called as receipts and payments account. This adds to some confusion again, but है बहुत simple. A receipts and payments account. क्या है receipts and payments account? Is a summary of cash flow. It represents cash received or cash paid during the year for the purpose of preparing final accounts of an NPO. Receipts and payments account play the role of, किसका रोल प्ले करता है? ट्रायल बैलेंस। तो हमारे लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे लिए जो है इट प्लेज द रोल ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क अगर आपको मालूम पड़ गया तो आपका काम बहुत आसान हो। अब भी हमने सीखा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट समरी ऑफ कैश बुक। तो क्या होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट?
in a receipts and payments account, all cash received during the year, received and paid during the year are recorded. It may be related to any year. पैसा आया तो उधर रिकॉर्ड हो जाएगा. Any year मतलब it can be related to current year, it can be related to last year, or it can be related to the next year. But income and expenditure में अपने को ऐसा नहीं चलता. In an income and expenditure account, only incomes and expenses of the current year are recorded. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. क्या वो करंट ईयर है क्या, वो आपको ध्यान देना है. जैसे मैंने बताया था सब्सक्रिप्शंस के बारे में, तो उधर बहुत कचरा दिया रहता है. अपने को सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही ध्यान देना है, वही रिकॉर्ड करना है. दूसरा इम्पोर्टेंट बात याद रखने का, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स records all types of expenses या all types of incomes and expenses, that is capital as well as revenue nature. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो चलेगा क्या, वहां पर आपको सेल ऑफ एन एसेट भी दिखता है, परचेज ऑफ एन एसेट भी दिखता है, लेकिन हम लोगों को जो चाहिए फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमको क्या चाहिए, ओनली करंट रेवेन्यू, करंट ईयर का तो पहले बोल दिया, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड. जो कैपिटल नेचर का है उसको उठा के बैलेंस शीट एसेट साइड लायबिलिटी साइड में डालना है. तो बस दो बातें आप लोगों को याद रखना है. इधर कोई भी साल का हो सकता है, इधर यानी वी आर टॉकिंग अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, उसमें से करंट ईयर वाला हमको चाहिए और कैपिटल रेवेन्यू में से रेवेन्यू वाला हमको चाहिए. बस बाकी हमको नहीं चाहिए फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीए. along with receipts and payments account, certain adjustments will be given in the question of NPO. एडजस्टमेंट्स अगर हम लोग ध्यान से समझ ले तो 5 एडजस्टमेंट्स है गिन के, जो आपको 5 में 6 एडजस्टमेंट हो जाएंगे जो आप लोगों को याद रखने हैं. हाँ, लेकिन इसका एक बात है कि इट कैन बी रिलेटेड टू करंट ईयर और इट कैन बी रिलेटेड टू last year also. So what are those? If we talk serial number, name of the adjustment, first effect, second, पहला एडजस्टमेंट जो कॉमन है सबसे ज्यादा वो है डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन क्या करोगे, हमेशा की तरह लेस फ्रॉम एसेट्स. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखोगे उसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली दैट ये जो एडजस्टमेंट है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर करंट ईयर. लास्ट ईयर बैलेंस शीट में कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं आएगा. लास्ट ईयर बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ जो है हमारे बेसिक एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही रिकॉर्ड करते हैं. तो डेप्रीसिएशन ये करंट ईयर के लिए ही आता है. दूसरा आता है वो है इनकम रिसीवेबल. ये दोनों जगह आ सकता है, करंट ईयर के लिए भी आ सकता है और लास्ट ईयर के लिए भी आ सकता है. तो इनकम रिसीवेबल आया तो क्या करने का, ऐड टू इनकम. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखोगे उसका, बैलेंस शीट एसेट साइड. करंट ईयर रहेगा तो करंट ईयर, लास्ट ईयर रहेगा तो लास्ट ईयर में आ जाएगा. थर्ड वन वैसे ही आता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस.
ये भी आ सकता है करंट ईयर एज वेल एज लास्ट ईयर। तो फ्रेंड्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आया तो क्या करने का, लेस फ्रॉम इनकम, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड याद रखना है ज्यादातर। और सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। Then as usual you can see outstanding expenses, ये भी आता ही है, to add to expenses and second effect balance sheet liability side. Outstanding expenses can also come for current year as well as for last year. Then we have prepaid expenses. Prepaid expenses क्या करोगे, less from expenses. Second effect, balance sheet asset side. It is also possible for current year and last year. अब एक चीज आपको याद रखना है कि जहां पर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम रिसीवेबल आ गया, लास्ट ईयर का रहेगा तो फर्स्ट इफेक्ट उसका बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो रूल मैंने आप लोगों को बताया था सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वाला, वो वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड देन वी हैव स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जैसा आइटम, कभी स्टॉक ऑफ कटलरी आता है, कभी स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स आएगा, ऐसे कई सारे आइटम जिसका स्टॉक आ सकता है। कभी कभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आता है, स्टॉक दिया रहेगा। तो याद रखने का कि करंट ईयर का आया, लास्ट ईयर भी आ सकता है ऑफ कोर्स, तो करंट ईयर का स्टॉक हमेशा क्या करने का, लेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, जो भी दिया रहेगा हम लोगों को वो हमको लेस कर देना पड़ेगा। एंड देन सेकेंड इफेक्ट उसका हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। ये एडजस्टमेंट है, इसके अलावा आप लोगों को और कुछ भी नहीं आता है। ये इतना तुम लोग ध्यान रख लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। लास्ट ईयर का है मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर में इफेक्ट चेंज हो जाता है। फर्स्ट इफेक्ट उसका जो है जिधर जिधर ऐड है उधर लेस हो जाएगा, लेस है उधर ऐड हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। बैलेंस शीट इफेक्ट रिमेन द सेम। तो फ्रेंड्स, इतना अगर आप लोग तैयारी कर लोगे, आई थिंक योर एंटायर चैप्टर ऑफ एनपीओ गेट्स कवर्ड। These are the main things which you need to always look forward. Any doubts that you have, you can tell me. सर ठीक है सर,